अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से वीकली हाइलाइट्स के साथ बहजत चलानी प्रोग्राम के लिए मुंतखब रिपोर्टों का कुछ तारुफ कराते हैं। वो लोग जो अपने बिजली और पानी के बिल अदा नहीं कर सकते वो इन्हीं म्यूनिसिपैलिटी के वेब पेज पर पोस्ट कर सकते हैं, जहां कोई भी दूसरा शख्स इनकी जगह अदायगी कर देता है। इस वक्त लोगों को माजी के किसी भी दौर के मुकाबले में ज्यादा मदद की जरूरत है। आदाद शुमार पर नजर डालें तो आप देखते हैं कि नवंबर में 18,000 लोगों ने अपने बिल अदा करने के लिए खैरात का सहारा लिया था। आजकल महंगाई सिर्फ मेरा और आप ही का मसला नहीं, बल्कि दुनिया भर में रहने वालों को इसी महंगाई की शिकायत है। मसले तो पैदा होते हैं, असल बात यह है कि इसका हल क्या हो। तुर्की ने महंगाई से निपटने के लिए एक तरीका कार मुतारिफ कराया। वो क्या है, तफसीलन सुनिएगा इस रिपोर्ट में। वेस्ट मार्शल कहते हैं कि शटल की 20 मील फी घंटे की रफ्तार ड्राइव करने वाले इंसानों को बरहम करती है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे तमाम कारों की लाइनें लग गई हैं और वो काफी परेशान हैं। और अचानक शटल ने ब्रेक मार दी। आप सभी जानते हैं कि आजकल इलेक्ट्रिक कारों का, खुद कार गाड़ियों का और उड़ने वाली कारों का तस्करा हमारी रोजमर्रा गुफ्तगू का अक्सर हिस्सा बनी जाता है और किसी न किसी सूरत में ये सब हकीकत भी बन चुकी हैं। आइंदा सूरत हाल क्या होगी और हम और क्या क्या देखेंगे, ये हमारे तस्वुर के लिए एक महमेज है। अभी तो बात हो रही है खुद कार शटल की इस तफसीली रिपोर्ट में, जो अभी कुछ देर में आपको सुनवाएंगे। तो आइए अब रिपोर्टों से आगाज करते हैं। पाकिस्तान में आजकल महंगाई की शिकायत की जा रही है और ऐसी महंगाई जिसकी पहले कोई मिसालें नहीं मिलती। लेकिन क्या ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का ही है? महंगाई का मसला न सिर्फ अमेरिका में उभर कर सामने आया, बल्कि यूरोपीय यूनियन में भी रवां बरस की शुरुआत में महंगाई की शरह 5% तक पहुंच गई, जो इन मुल्कों में रिकॉर्ड इजाफा है। कोरोना वायरस की वबा ने जिंदगी के हर शोबे को दुनिया के हर कोने में मुतासिर किया और अब रूस के यूक्रेन पर हमले ने इसमें मजीद इजाफा कर दिया। माहिरीन कहते हैं रूस यूक्रेन जंग के असरात दुनिया भर में मईशतों पर मुरतब होंगे और सूरत हाल मजीद बिगड़ जाएगी। इसका हल क्या होना चाहिए? मुख्तलिफ मुल्क इस पर गौर कर रहे हैं कि आम शख्स की मुश्किलात को कैसे दूर किया जा सकता है और इसकी एक मिसाल तुर्की में सामने आई। जैसा कि आप जानते हैं, तुर्की इस वक्त माशी मुश्किलात का शिकार है। इदादो शुमार के मुताबिक महंगाई की शरह 50% से भी तजावुज कर चुकी है। ऐसे में मुखय्यर हजरात बढ़ती हुई महंगाई में जरूरतमंदों की मदद के लिए तुर्क माशरे की एक कदीम रिवायत को इस्तेमाल में ला रहे हैं। ये रिवायत क्या है, जानते हैं सादिया ज़ेबरांजा से। कई दहाइयों से इस्तांबुल के एक नानबाई यावूज एराल्दी तुर्की के इस मरकजी शहर में दुकान चला रहे हैं, जहां बहुत सी दूसरी जगहों की तरह रोटी ही गरीबों की रिवायती ग़िज़ा है। लेकिन महंगाई की वजह से कीमतों में 50% से जायद इजाफे से अब ये भी गरीबों की पहुंच से दूर होती नजर आ रही है। यावूज एराल्दी के मुताबिक मुश्किल की इस घड़ी में लोगों की एक बड़ी तादाद खैरात की सदियों पुरानी रिवायत की तरफ रजू कर रही है, जिसे ऑन द हुक कहा जाता है। एक का हक 3 इजाफी रोटियों की अदायगी करता है। मैं ऑन दी हुक वाले इस बोर्ड पर 3 लिख देता हूँ और जरूरतमंदों को पता चल जाता है कि मुफ्त रोटी दस्तयाब है। गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान लोगों की खरीदने की कुव्वत बहुत कम हो गई है। बदकिस्मती से अब माहाना तनख्वाह पाने वाले भी पूछते हैं कि खैरात की गई कोई रोटी दस्तयाब है क्या। गुज़श्ता साल तुर्क लीरा की कद्र में शदीद कमी से अफराते ज़र और महंगाई में इजाफा हुआ। सरकारी तौर पर इसकी शरह 50% कही जा रही है, लेकिन कुछ गैर जानिबदार स्टडीज के मुताबिक ये इससे दुगनी है। कीमतों में इजाफे पर एहतजाज के लिए लोग सड़कों पर आ रहे हैं। गुर्बत के खिलाफ काम करने वाली तंजीमों ने खबरदार किया है कि इस मौसम सरमा में लोगों को खाने या अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए ईंधन के दरमियान दुश्वार इंतखाब का सामना है। इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ के ज़ेरे इंतजाम इस्तांबुल म्यूनिसिपैलिटी ने बढ़ती हुई गुर्बत को खत्म करने के लिए ऑन दी हुक रिवायत को डिजिटली मुतारिफ कराया है। वो लोग जो अपने बिजली और पानी के बिल अदा नहीं कर सकते वो इन्हीं म्यूनिसिपैलिटी के वेब पेज पर पोस्ट कर सकते हैं, जहां कोई भी दूसरा शख्स इनकी जगह अदायगी कर देता है। इस वक्त लोगों को माजी के किसी भी दौर के मुकाबले में ज्यादा मदद की जरूरत है। आदाद शुमार पर नजर डालें तो आप देखते हैं कि नवंबर में 18,000 लोगों ने अपने बिल अदा करने के लिए खैरात का सहारा लिया था। दिसंबर में बिलों की तादाद 25,000 हो गई। 1 फरवरी को सिर्फ एक ही दिन में 10,000 लोगों ने अपने बिल हुक पर डाले। हम जिस संगीन सूरत हाल से दो चार हैं वो मजीद यकजहती का मुतालबा करती है।
म्यूनिसिपैलिटी के मुताबिक मदद के लिए दरख्वास्त देने वालों की ये तस्दीक लाजमी है कि वो जरूरतमंद हैं भी या नहीं। इस स्कीम के जरिए अब तक 3 लाख से जायद बिल अदा किए जा चुके हैं। राय आमा के जायजों के मुताबिक इस्तांबुल के मेयर अकरम इमामोगलू की कोशिशें बराबर साबित हो रही हैं, जिसकी वजह से वो अगले साल होने वाले सदारती इंतखाबात में एक मुमकिना बड़े उम्मीदवार हो सकते हैं। मेयर ने अपनी म्यूनिसिपैलिटी को मुल्क में सबसे ज्यादा रोटी पैदा करने वाले मकाम में तब्दील कर दिया है, जहाँ एक दिन में 10 लाख से ज्यादा सस्ती रोटियां मिलती हैं। सस्ती रोटी के लिए लगाई जाने वाली कतारें तुर्की की मुआशी तकलीफ की अलामत बन गई हैं। इसकी वजह से मेयर की साख में भी इजाफा हुआ है। ये जबरदस्त काम है, अवाम को बेदार होना चाहिए। इस म्यूनिसिपैलिटी के अलावा तुर्की में ऐसे खिदमात कहीं और मौजूद नहीं है। गुज़श्ता मुआशी बहरान ने इस्तांबुल के एक मेयर यानी मौजूदा सदर रजब तैयब उर्दवान को इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाया था। इमामोगलू के हामियों को उम्मीद है कि इस मामले में तारीख एक बार फिर खुद को दोहराएगी। डोरियन जोन्स के साथ सादिया ज़ेबरांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। मोटर गाड़ियां बनाने वाली जापानी कंपनी टोयोटा इन दिनों जापान के खलाई इदारे के साइंसदानों के साथ मिलकर एक खुसूसी गाड़ी तैयार कर रही है, जिसे चांद पर रिहाइश के दौरान इस्तेमाल किया जा सकेगा। अक्सर साइंसदानों का ख्याल है कि 2040 के लगभग न सिर्फ चांद पर इंसानी आमदोरफ्त बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बल्कि वहां क़याम के लिए इंसानी बस्तियां भी आबाद होना शुरू हो जाएंगी। खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक टोयोटा के ओहदेदारों ने बताया कि इस खुसूसी गाड़ी को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि चांद के बाद जब इंसान का मरीख पर आना जाना शुरू हो तो ये गाड़ी वहां भी उनके इस्तेमाल में आ सके। गाड़ी की तैयारी में चांद की सतह के हालात, कश्श सकल और दीगर तकाज़ों को मद्देनजर रखा जाएगा। ये दिलचस्प खबर सुनकर आपको मालूम ही हो गया होगा कि अब हम गाड़ियों की बात करने वाले हैं। बिल्कुल ठीक, अब बात करेंगे खुदकार गाड़ियों की जिन्हें ड्राइवर की जरूरत नहीं होती। कनाडा के शहर वैंकूवर की स्काई ट्रेन इसकी मिसाल है। जब उस पर पहली बार सफर किया तो मैं भी काफी खौफजदा थी, खास तौर पर जब वो दरिया पर बने पुल से गुजरती। बगैर ड्राइवर के चलने वाली गाड़ियां कब आम होंगी, इस बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अमेरिका की रियासत कोलोराडो में एक ऐसी शटल चलाई जा रही है जो नीम खुदकार है और बगैर ड्राइवर के चलती है। मजीद तफसील अब्दुल अजीज खान की रिपोर्ट में। रियासत कोलोराडो के इलाके गोल्डन की ये छोटी बसें जिनमें कोई स्टीयरिंग व्हील नहीं है, गोल्डन रोवर्स कहलाती हैं। रोवर्स कॉलेज कैंपस और पब्लिक स्ट्रीट पर पहले से प्रोग्राम किए जाने वाले रास्तों के जरिए 6 मुसाफिरों तक को ले जा सकती हैं। ट्रांसपोर्ट के ये माहिरीन रोवर्स पर सफर शुरू करने ही वाले हैं। एमी फोर्ड ने रियासत कोलोराडो के खुदकार ड्राइविंग के खवानीन को मुरत्तब करने में मदद की। इनका कहना है कि खुदकार ड्राइविंग की कुछ टेक्नोलॉजी तो पहले से ही गाड़ियों में नस्ब है। My adaptive cruise control and my lane keeping. टायलर स्वीडॉक इस खुदकार शटल प्रोजेक्ट की क़यादत कर रहे हैं। I think we will see. मेरे ख्याल में हम इसी अशरे में हकीकतन बगैर ड्राइवर के आमदोरफ्त का निजाम देखेंगे। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन साइंटिस्ट वेस मार्शल को इस बारे में शुबा है। 5 years ago, 5 साल पहले हर एक ने कहा था कि अब से अगले 5 साल बाद हम पूरी तरह खुद मुख्तार हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है कि मैं सिर्फ फुटपाथ और साइकिल के लिए मखसूस रास्तों को तरजीह दूं। ज्यादातर काम तो ये शटल खुद ही करती है। मेरा नाम एड है और मैं यहाँ ऑपरेटर हूँ। शटल खुद फैसला करती है कि कब रुकना है और कहाँ जाना है। ऑपरेटर एड इसे बताता है कि कब चलना है। ये एक स्टॉप साइन पर है और ये अब भी इंतजार कर रही है, इसलिए मुझे इस बटन को दबाना है और इसे कहना है कि चलो। वेस मार्शल कहते हैं कि शटल की 20 मील फी घंटे की रफ्तार ड्राइव करने वाले इंसानों को बरहम करती है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे तमाम कारों की लाइनें लग गई हैं और वो काफी परेशान हैं। और अचानक शटल ने ब्रेक मार दी। बेएहतियाती से गाड़ी चलाने वाले एक ड्राइवर से बचने के लिए शटल खुद ब खुद हंगामी तौर पर रुक गई। ये कार को देख रही है जो एक चौराहे पर मोड़ काटते हुए लेन से बाहर निकल आई है। शटल को दोबारा चलाने के लिए ऑपरेटर एड एक बटन दबाते हैं। इनमें से किसी माहिर का भी ये कहना नहीं है कि ये शटल तमाम ड्राइविंग खुद करने के लिए तैयार है। अगर उन्हें यहाँ रोक दिया जाता है तो ये लोगों के लिए इतना फायदेमंद नहीं होगा। लेकिन खुदकार ड्राइविंग पर शक का इजहार करने वाले वेस मार्शल भी चाहते हैं कि रोवर जैसे मंसूबों पर कोशिशें जारी रखी जाएं। आज के हिसाब से तो ये इंतहाई जदीद है, मगर इसमें तरक्की होती रहेगी। और फिलहाल ये नीम खुदकार शटल डेटा जमा करती रहेगी कि किस तरह ऐसी बेहतरी लाई जाए जो मुस्तकबिल में एक हकीकतन खुद मुख्तार ड्राइविंग की तरफ ले जाए।
شیلی سٹینڈر کے ساتھ عبدالعزیز خان، وائس آف امریکہ۔ وائس آف امریکہ اردو کے پوڈ کاسٹ سماعت فرمائیے۔ دلچسپ معلومات، ماضی کی یادیں اور نت نئے موضوعات پر اس سلسلے میں ہمارے ساتھ شریک رہنے کے لیے آپ اپنے فون کی آئی ٹیونز، گوگل پوڈ کاسٹ اور اسپوٹیفائی پر VOA اردو کا پوڈ کاسٹ سبسکرائب کیجیے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ ویکلی ہائی لائٹس آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہیں۔ آئیے آپ کو سنواتے ہیں ایک اور رپورٹ کی جھلک جو آج کے پروگرام کا حصہ ہے۔ روبوٹکس اور مشینیں انسانوں کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں اور بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی دنیا کے بارے میں ہمارے تصورات پر کیسے حاوی آتی ہے، اس کو موضوع بنایا ہے ڈیوڈ نے اپنے اس آرٹ میں۔ موسیقی ایک سمندر کی طرح ہے جس کی بہت ساری جہتیں اور متعدد پہلو ہیں، اور جب اس کو آج کے سائنسی اور ٹیک دور کے ساتھ ملا دیا جائے تو اس کی ایک اور بڑی مؤثر شکل سامنے آتی ہے۔ فائزہ بخاری تفصیل بتائیں گی۔ ہمارا پروگرام سنتے رہیے۔ یوکرین پر روس کے حملے کے بعد عالمی سطح پر یہ سوال بھی گردش کر رہا ہے کہ کیا یوکرین پر روس کا حملہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز ثابت ہوگا؟ خیر، یہ تو ایک فطری انسانی سوچ ہے کہ ایک بڑی طاقت کی طرف سے جنگ کے آغاز پر خوف اور خدشات پیدا ہونا یقینی بات ہے، لیکن دنیا بھر میں اگر نظر دوڑائیں تو مکمل امن کی فضا کم ہی ملتی ہے۔ کہیں ملکوں کے اندر بے چینی اور بے اطمینانی ہے اور کہیں دہشت گرد گروپ اپنی طاقت آزماتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے میں ماہرین ہر سال یہ جائزہ لیتے ہیں کہ کہاں کس نوعیت کا خطرہ ہے۔ اسی تناظر میں عالمی تنازعات پر نظر رکھنے والے غیر سرکاری امریکی ادارے آرمڈ کانفلکٹ لوکیشن اینڈ ایونٹ ڈیٹا پروجیکٹ ACLED نے حال ہی میں ایک رپورٹ جاری کی جس میں کہا گیا کہ سال 2022 میں دنیا کو بڑھتے تشدد، مظاہروں اور تقسیم و تفریق کا سامنا رہے گا۔ اس رپورٹ میں ایسے 10 بڑے تنازعات کا ذکر کیا گیا جو سال 2022 میں ہو سکتے ہیں۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں ارم عباسی۔ آرمڈ کانفلکٹ لوکیشن اینڈ ایونٹ ڈیٹا ACLED کی جس رپورٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں سن 2022 میں دنیا کو بڑھتے ہوئے تشدد، مظاہروں اور تقسیم و تفریق کا سامنا کرنے پڑے گا، یہ کہا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ میں پرتشدد احتجاج، افریقہ بھر میں دولت اسلامیہ سے وابستہ گروہوں کا عروج، یورپ میں کووڈ کے خلاف پابندیوں پر احتجاج اور مظاہرے، میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف احتجاج میں اضافہ، بھارت میں ہجوم کی جانب سے تشدد کے واقعات اور افغانستان میں بڑھتے ہوئے تشدد کی کوئی ایک جامع وجہ نہیں بلکہ مختلف وجوہات بتائی گئی جن کا ذکر ہم آگے چل کر کریں گے۔ رپورٹ میں جن تنازعات کی نشاندہی کی گئی ان میں گزشتہ برس کی طرح اس سال بھی ایتھوپیا، یمن اور افریقی خطے ساحل کے علاقے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ نائجیریا، افغانستان، لبنان، سوڈان، ہیٹی، کولمبیا اور میانمار میں جاری پرتشدد واقعات میں بھی اضافے کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ افغانستان پر گزشتہ برس اگست میں طالبان کے قبضے کے بعد سے سال کے دوسرے نصف حصے میں اگرچہ مجموعی طور پر تشدد میں کمی آئی، تاہم شہریوں کے خلاف تشدد جاری رہا جس میں مذہبی اقلیتوں، عورتوں، سابق حکومت کے اہلکاروں کو بڑے پیمانے پر ہدف بنایا گیا۔ ان واقعات کی شرح 37% سے زیادہ رہی۔ اس سال بھی یہ صورتحال جاری رہی۔ جنوری کے آخر تک 36% حملے شہریوں کے خلاف ہوئے۔ رپورٹس کے مطابق 2021 میں افغانستان میں 42,000 سے زیادہ شہری ہلاک ہوئے، 9,600 سے زیادہ سیاسی تشدد کے واقعات اور احتجاجی مظاہرے عمل میں آئے، جبکہ اس سال بھی شہریوں کی سلامتی کو بڑے پیمانے پر خطرات لاحق ہیں۔ ایتھوپیا میں وفاقی حکومت اور ٹیگرے خطے کی انتظامیہ کے دوران 2021 میں مسلسل لڑائی جاری رہی، جس کے نتیجے میں سن 2000 کے بعد سے خطے میں سب سے زیادہ خون ریزی ہوئی۔ لڑائی اس سال بھی جاری ہے، تاہم دونوں فریقین کے بھاری جانی نقصان کی وجہ سے امید کی جا رہی ہے کہ اس سال امن مذاکرات کی کوئی راہ ہموار ہو سکے گی، لیکن تشدد میں اضافے کے خدشات مسلسل موجود ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ایتھوپیا میں 2021 میں 8,500 سے زیادہ عام شہری ہلاک ہوئے، جبکہ سیاسی تشدد اور احتجاجی مظاہروں کے 1,600 سے زیادہ واقعات ہوئے۔ اس رپورٹ میں عالمی عدم استحکام میں اضافے کے رجحان کی مختلف وجوہات بیان کی گئیں، جن میں اشرافیہ، مسلح گروہ، ریاستی افواج اور عام شہریوں کا پرتشدد مقامی سیاست کا حصہ بن جانا شامل ہے۔ اس کے علاوہ مسلح مقابلہ آرائی اور احتساب کا فقدان بھی تشدد میں اضافے کا سبب ہے۔ وائس آف امریکہ اردو کا ہفتہ وار ڈیجیٹل شو این مطابق، میزبان ہے ندا سمیر۔
देखिए एन मुताबिक पाकिस्तान में हर पीर की रात 9 और भारत में 9:30 वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू के यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से वीकली हाइलाइट्स आपके लिए पेश की जा रही हैं। आइए प्रोग्राम की आखिरी रिपोर्ट सुनवाते हैं। मौसीकी के बारे में जब भी सोचूं, मेरे जहन में एक ही ख्याल आता है और वो ये कि मौसीकी एक ऐसी कुव्वत है जो नस्ल, जुबान और अल्फाज की कैद से आज़ाद है। अगर इसे एक यूनिवर्सल लैंग्वेज कहा जाए तो कुछ गलत भी नहीं होगा। मौसीकी तरतीब देने वाले बेहद मुनफरिद अंदाज भी अपनाते हैं। क्या आपने कभी जानवरों के गलों में लटकी घंटियों से मौसीकी तरतीब देने के बारे में सुना? न्यूयॉर्क की एक स्ट्रीट आर्टिस्ट नतालिया फारहुस घंटियों की आवाज से मौसीकी पैदा करती हैं। उनके इस ख्याल के बारे में हम आपको एक रिपोर्ट सुनवा भी चुके हैं और आज हम आपको एक ऐसी ही दिलचस्प रिपोर्ट और सुनवा रहे हैं। अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में आर्ट हाउस के नाम से एक ऐसा इदारा काम कर रहा है जो आर्ट को साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से एक मुनफरिद अंदाज में पेश करता है। सिंपली अमेरिका में सुनिए आर्ट हाउस में जारी एक नुमाइश के बारे में, जहां इटली के एक आर्टिस्ट मौसीकी के सुरों और पेंट ब्रश की लकीरों को एक दूसरे से हम आहंग करते हैं। फायजा बुखारी ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार करके लाई है। जब कंप्यूटर से तश्कील दी गई रंग की लकीरों और मारूफ मुसव्विरों के फनपारों को बड़ी बड़ी डिजिटल स्क्रीन्स पर मौसीकी के साथ पेश किया जाता है तो आवाज और तस्वीर के दरमियान हद खत्म हो जाती है। डिजिटल आर्ट को रोबोटिक्स और जदीद आवाजों की मदद से पेश करने का ये तसव्वुर मल्टीमीडिया आर्टिस्ट डेविड क्वायोला का है। इटली से ताल्लुक रखने वाले डेविड बर्तानिया में रहते हैं और वाशिंगटन डीसी में ये उनकी पहली नुमाइश है। रोबोटिक्स और मशीनें इंसानों के साथ कैसे रह सकते हैं और बदलती हुई टेक्नोलॉजी दुनिया के बारे में हमारे तसव्वुरात पर कैसे हावी आती है, इसको मौजू बनाया है डेविड ने अपने इस आर्ट में। All of my work really deals with the relationship. सच तो ये है कि मेरा तमाम काम इंसान और मशीन के दरमियान ताल्लुक की अक्कासी करता है। मुझे आर्ट की तख्लीक के लिए मशीनों के साथ इंसान के इस नए रिश्ते का तजर्बा करने में बहुत दिलचस्पी है, लेकिन मेरे ख्याल से आलमी वबा के गुज़िश्ता चंद बरसों ने हर एक के टेक्नोलॉजी के साथ ताल्लुक में एक इनकलाबी तब्दीली पैदा की है। यानी अचानक हम एक दूसरे से राब्ता रखने की कोशिश में टेक्नोलॉजी से बहुत करीब हो गए। दूसरी जानिब ये नुमाइश लोगों को घरों से निकलकर बाहर की दुनिया का जिस्मानी तौर पर तजर्बा करने का मौका भी फराहम कर रही है। Experience things physically. नुमाइश के पहले दिन डेविड ने मौसीकार सेता के साथ वाशिंगटन डीसी में लाइव परफॉर्मेंस दी थी। उनका ये कॉन्सर्ट इसी नुमाइश में तसलसल के साथ बार बार दिखाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए खुसूसी तौर पर बनाया गया सॉफ्टवेयर तस्वीर को आवाज के साथ हम आहंग करके ऑडियो विजुअल का एक मुनफरिद निजाम तख्लीक करता है। यूनिक अबाउट दिस वन, आई थिंक इसकी इनफरादियत ये है कि हम इसे तस्वुर की आंख से कैसे देख सकते हैं। डेविड कहते हैं कि उनका मकसद म्यूजिक या आर्ट के मुकम्मल फनपारे तख्लीक करना नहीं है, वो सिर्फ आवाज को तस्वीर के साथ पेश करने का एक नया तरीका मुतारिफ करवाना चाहते हैं जो आर्ट के अंदर इस तब्दीली की एक झलक है। मैक्सिम मॉस्कलकोव के साथ फायजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। और इन रिपोर्टों के साथ वीकली हाइलाइट्स पॉडकास्ट खत्म करने की इजाजत दीजिए। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से बेहतरीन ख्वाहिशात के साथ कुछ और रिपोर्टों और बातों के साथ अपना ख्याल रखिएगा।